औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्स या हक़ाइक़। किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में आम तौर पे अदालत में जब केस जाते हैं तो दोनों फरीक़ैन ने मुख्तलिफ़ तरह के फैक्ट्स को या तो प्रूव करना होता है या डिसप्रूव करना होता है, या उन्होंने फैक्ट्स को साबित करना है या ये करना है कि ये फैक्ट मौजूद ही नहीं थे। तो तीन तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 में: फैक्ट इटसेल्फ, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जिस भी तालिब इल्म को या वकील को इन तीन टर्म्स की प्रॉपर तरीके से समझ आ गई वो कानून शहादत पे मुकम्मल अबूर हासिल कर सकता है और उसे समझ आ जाएगी कि किसी फैक्ट को प्रूव करना, डिसप्रूव करना या फैक्ट इन इशू बनाना या रेलिवेंट बनाना किस तरह से पॉसिबल है और इसके नताइज क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फैक्ट को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को देखेंगे। फैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है कानून शहादत ऑर्डर में वो है जी आर्टिकल 2 है इंटरप्रिटेशंस का। उसका जो सब सेक्शन डी है वो डील करता है फैक्ट के साथ। जो डेफिनेशन है मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इससे सभी दोस्त इस्तिफादा हासिल करेंगे। डी है सब सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशंस का डी: फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड डी का सब सेक्शन 2 है आगे से एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। हाँ जी, तो यहाँ पे दो तरह से फैक्ट को डिफ्रेंशिएट किया गया है। जेरेमी बेंथम की क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स के को अडॉप्ट किया है 1984 के कानून शहादत ऑर्डर में। फैक्ट को दो तरह से तकसीम किया गया। जो D1 है वो डील करता है फिजिकल फैक्ट के साथ या एक्सटर्नल फैक्ट के साथ, और जो D2 है वो डील करता है जी साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ या इंटरनल फैक्ट के साथ। एक्सटर्नल और इंटरनल की क्लासिफिकेशन या फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट की क्लासिफिकेशन ये जेरेमी बेंथम ने की है और उसकी क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया गया कानून शहादत में फैक्ट की डेफिनेशन में। तो जो फैक्ट बॉडी के इंसानी जिस्म के बाहर वकूअ पज़ीर हो रहे हैं उनको हम एक्सटर्नल फैक्ट कहेंगे या एक्सटर्नल फैक्ट कंसीडर करेंगे, या जो फैक्ट इंसानी जिस्म के अंदर वकूअ पज़ीर होंगे या जो टेंजेबल नहीं है, जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते या महसूस नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, वो सारे फैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट कहलाए जाएंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं मजीद। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट इटसेल्फ क्या है। फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, इसमें कोई भी चीज जो कि वकूअ पज़ीर हो रही है, बेशक वो जिंदा है या वो बेशक जिंदा नहीं है, उसको हम फैक्ट के जुमरे में लेके आएंगे। एनीथिंग में हर चीज दुनिया की फैक्ट के जुमरे में आती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज थोड़ी सी समझने वाली है वो ये है कि उस चीज का वकूअ पज़ीर होना या मौजूद होना किस तरह से सिविल या क्रिमिनल केस से रिलेट करता है, तो तब वो जो है ना केस के रिलेटेड फैक्ट समझा जाएगा। वरना तो जैसे बारिश हो रही है, गाड़ियां गुजर रही हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, लाइट है, लाइट नहीं है, और इसके अलावा जी कोई बंदा यहाँ पे बैठा है, नहीं बैठा, तो एनीथिंग में हर वो चीज जो कि वकूअ पज़ीर हो रही है वो फैक्ट के जुमरे में आ जाएगी। उसके बाद है जी स्टेट ऑफ थिंग, यानी किसी भी चीज की जो केस से रिलेटेड है उसकी हालत क्या है, यानी किसी भी चीज की जो कि केस से रिलेटेड करती है या केस से रिलेट करती है, केस के मुतल्लिक है, उसकी हालत क्या है, उसको हम स्टेट ऑफ थिंग के जुमरे में लेके, मैं इसकी मिसाल देता हूं आगे तो प्रॉपर भरपूर समझ आ जाएगी। और इसके बाद है जी रिलेशन ऑफ थिंग, यानी चीज का इंसान के साथ, इंसान का दूसरे इंसान के साथ, या एक चीज का दूसरी चीज के साथ ताल्लुक किस तरह से डेवलप होता है या ताल्लुक क्या है। तो इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। आगे आता है बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी इंसानी सेंसेस, यहाँ पे ह्यूमन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन चूंकि जो गवाही देनी होती है किसी फैक्ट के मुतालिक वो इंसान ने देनी है, तो इसलिए इंसानी जो सारे हिस्सात हैं या हिस्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो ह्यूमन सेंसेस जो हैं, ह्यूमन सेंसेस के बारे में जो भी
किसी भी चीज़ की मौजूदगी, गैर मौजूदगी, उसकी हालत और उसका दूसरी चीज़ के साथ जो ताल्लुक़ है, उसको जो इंसानी हिस्स के साथ या ह्यूमन सेंसेस के साथ परसीव किया जा सकता है, तो वो चीज़ फैक्ट के ज़ुमरे में आएगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। हम ह्यूमन सेंसेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि इसका जिक्र हुआ है तो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो हमारे पास 5 सेंसेस वाला मॉडल अभी चल रहा है, ये सबसे पहले अरिस्टोटल ने इन हिस्सात को या इंसानी जो हिस्स हैं इनको नंबरिंग का 5 ये सेंसेस वाला मॉडल जो है ये अरिस्टोटल ने मुतारफ़ करवाया था। उसमें 5 सेंसेस आ जाती हैं जी हमारी। तो अरस्तु के इस 5 हिस्सात के या 5 सेंसेस के मॉडल में हमारे जो बेसिक बुनियादी 5 सेंसेस के बारे में जिक्र किया जाता है या जो हमें 5 सेंसेस का आमतौर पे अदराक है, वो सेंसेस हैं जी विजन की, देखने की, टच की, किसी चीज़ को महसूस करने की, या जो चीज़ आपको लगेगी उसको महसूस करने की, और टेस्ट की, ज़बान के साथ इसका ताल्लुक है, कोई चीज़ किसी चीज़ को टेस्ट करना या उसका जायका चखना, और हेयरिंग की, कान के साथ इसका ताल्लुक है सुनने की, और 5वीं है जी स्मेल की, नाक के साथ इसका ताल्लुक है सूंघने की। आमतौर पे हमारे पास इस पे जब हम इसको ब्रीफली स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि 2-3 तरह के मॉडल जो हैं वो जो है ना अवेलेबल हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो सेंसेस के जो 3 मॉडल हैं उन पे बात करते हैं। इसमें 2 मॉडल हैं, कहा जाता है कि सेंसेस 5 हैं, बेसिक बुनियादी सेंसेस। इसके अलावा 9 सेंसेस का भी जो है ना एक मॉडल चल रहा है। उसमें पेन की सेंस है, दर्द को महसूस करना, उसमें बैलेंस की सेंस है कि हम किस तरह से इंसान को पता लगता है कि उसकी बॉडी बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद है जी बॉडी अवेयरनेस की सेंस है कि आंखें बंद हो रही हैं या कोई चीज़ आप किसी बॉडी पार्ट पे टच करते हैं तो वो आपको दिमाग जो है अवेयर होता है कि यहाँ पे टच हुआ है या यहाँ पे कोई चीज़ अटैच हुई है। उसके बाद है जी टेम्परेचर की सेंस। तो ये जो सेंसेस हैं, एक 9 सेंसेस का मॉडल है, एक 21 सेंसेस का मॉडल है। इसके अलावा एक जो है, तो ये आमतौर पे 3-4 तरह के मॉडल्स सेंसेस के न्यूरोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं। एक 33 सेंसेस का मॉडल है, एक 21 सेंसेस का मॉडल है और एक 9 सेंसेस का मॉडल है। लेकिन हम आमतौर पे कानून को मद्देनजर रखते हुए 5 सेंसेस के मॉडल को ही डिस्कस करेंगे। यानी 5 सेंसेस से अगर कोई चीज़ महसूस की जा सकती है बैरूनी तौर पे, या इन 5 सेंसेस को मद्देनजर रखते हुए कोई बंदा किसी चीज़ को परसीव करता है, तो वो चीज़ फैक्ट के ज़ुमरे में आएगी। वो चीज़ इटसेल्फ हो सकती है, कोई आमतौर पर्सन, कोई चीज़ या कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या उसके अलावा उस चीज़ की हालत स्टेट हो सकती है, या उस चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन हो सकता है जी। अब हम बात करते हैं D2 की, यानी पहले हमने बात की फिज़िकल फैक्ट्स की। फिज़िकल फैक्ट में किसी चीज़ का मौजूद होना, जैसे एक पानी का गिलास मेरे सामने पड़ा हुआ है और अगर ये जो पानी का गिलास है ये किसी केस में जाके इशू बन जाएगा कि, तो उसको जो है ना फैक्ट के ज़ुमरे में आएगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने कोई चीज़ खाई है और खा के वो प्लेट उसको वहीं छोड़ी और वो बंदा वहाँ पर ही फौत हो गया है, तो ये फैक्ट आ जाएंगे उसकी जो है ना फैक्ट इशू में आएंगे उसके केस में कि क्या उस चीज़ के खाने से पहले वो तंदुरुस्त था और उस चीज़ खाने के बाद वो मरा। तो इसका मतलब है कि उस चीज़ में या उस खाने में कुछ था, ठीक है, जो खा के वो बंदा फौत हो गया। तो इस सूरत हाल को सारी को मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ की जो हालत है या उसका चमचा लगाना या खाना या उस चीज़ का एक जगह पे उसकी लाश के साथ पड़े होना, ये रेलिवेंट हो जाएगा, ये फैक्ट इशू के ज़ुमरे में आएगा। और उस चीज़ उसको किसने दी या किसने खिलाई वो चीज़, ये भी इस ज़ुमरे में आ जाएगी। तो किसी केस में किसी भी चीज़ की मौजूदगी, गैर मौजूदगी, उसकी हालत या उसका एक चीज़ के साथ दूसरे बंदे, एक बंदे के या एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का रिलेशन जो है वो फैक्ट के ज़ुमरे में आएगा। तो फिज़िकल फैक्ट के बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। जब साइकोलॉजिकल फैक्ट या मेंटल कंडीशन की बात आती है तो आम तौर पे हर बंदे के जहन में यही क्वेश्चन आता है कि पागलपन के हवाले से या इनसेन बंदे की बात की जा रही है। लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट में इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें आती हैं। मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया और जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा वो बंदा कल को केस में डिफेंस ले लेता है कि मैं तो पागल था या मैं इनसेन था, मैं अपनी सेंसेस में नहीं था जब मैंने इस बंदे को कत्ल किया, या मुझे नहीं अदराक हुआ कि मेरे किसी एक्ट से ये बंदा कत्ल हो गया। तो उसने अपने जो मेंटल इलनेस है या
कैपेबिलिटी है, किसी एक्ट को समझने की कैपेबिलिटी है, उसको साबित करने के लिए जो भी चीज़ें पेश करेगा या जो डॉक्यूमेंट पेश करेगा वो साइकोलॉजिकल फैक्ट के हवाले से होंगी। और अगर कोई उसके मुखालिफ को चीज़ पेश करता है, ये बंदा सेंसेस में था, यानी जैसे किसी केस में कहा जाता है, ये जो ललकारा हमारे क्रिमिनल केसेस में आमतौर पे लिखा जाता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ को मारने के लिए ललकारा मारा कि इसको कत्ल कर दो, तो ये जो ललकारा है इसकी आमतौर पे ना तो कोई रिकॉर्डिंग आती है, ना इसको किसी चीज़ से साबित किया जाता है कि ये ललकारा हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट के ज़ुमरे में आता है। मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट की कुछ मिसालें देता हूँ। जैसे आ गया इंटेंशन आ गई, आइदर गुड और बैड इंटेंशन। उसके अलावा गुड फेथ आ गया, बैड फेथ आ गया, फियर आ गया, डर आ गया किसी किस्म का, इलविल आ गई, गुडविल आ गई, एंगर आ गया, गुस्सा, वो किसी के बारे में एक शख्स का दूसरे शख्स के बारे में को प्यार अफेक्शन होना या उसके बारे में किसी किस्म के जज्बात रखना, और इसके बारे में हेट्रेड आ गई, नफरत आ गई, नॉलेज आ गई कि इस बंदे को इल्म था, अदराक था कि मेरा ये एक्ट करने से इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। तो इंटेंशन के बाद नॉलेज, और नॉलेज के बाद बिट्रेयल आ गया, यानी एक बंदे ने दूसरे बंदे को धोखा दे दिया। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट के जुमरे में आएंगे और इनको अगर साबित करना होगा तो जिस बंदे ने इनको परसीव किया है या वो जानता है या वो कॉन्शियस है इस बारे में कि इस बंदे का फलां मतलब था या फलां मीनिंग थी या इस बंदे का फलां सेंस थी इस काम को करने के बारे में, या इस काम को, इस एक्ट को परफॉर्म करने में इस बंदे की फलां सेंस थी, तो ये जो हैं सारे अवामिल ये साइकोलॉजिकल फैक्ट को साबित करेंगे कोर्ट में। फैक्ट की जो इलस्ट्रेशन दी गई है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें बड़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि फिजिकल फैक्ट कौन से होंगे और साइकोलॉजिकल फैक्ट कौन से होंगे, या फैक्ट इटसेल्फ क्या चीज़ है। तो इलस्ट्रेशन है फैक्ट के नीचे, ए है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, यानी एक मखसूस जगह पे या एक ख़ास जगह पे मखसूस चीज़ें या ख़ास चीज़ें किसी ख़ास तरतीब से पड़ी हुई हैं, तो ये भी एक फैक्ट के ज़ुमरे में आएगा। दूसरा है दैट अ मैन हर्ड और सा समथिंग इज़ अ फैक्ट, किसी बंदे ने कोई चीज़ देखी या सुनी या महसूस की या चखी, तो ये भी फैक्ट के ज़ुमरे में आएगा। और इसके बाद है जी सी है दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट, यानी किसी बंदे ने कोई ख़ास अल्फाज कहे थे और दूसरे बंदे ने वो सुने हैं, तो उसका ये कहना और दूसरे बंदे का उन अल्फाज को सुनना फैक्ट के ज़ुमरे में आएगा। और जिसने वो फैक्ट जो अल्फाज सुने हैं वो जब गवाही देगा तो वो ये कोर्ट में गवाही देगा, कोर्ट ऑफ लॉ में, कि इस बंदे ने मखसूस टाइम पे ये वाले अल्फाज कहे थे, अगर वो केस के रेलिवेंट आते हैं तो। उसके बाद है जी डी और ई, दैट अ मैन होल्ड सर्टेन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट इन गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, और यूज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, और इज और वाज एट अ स्पेसिफिक टाइम कॉन्शियस पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट, यानी किसी बंदे का किसी मखसूस अल्फाज को इस्तेमाल करना मखसूस मीनिंग के साथ। जैसे हम आमतौर पे कहा जाता है कि कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं भी किया जाता और कहा जाएगा उसका मामला क्लियर कर दो, तो अगर इसका यही कहना किसी बंदे ने सुना है कि मैंने ए को कहते सुना था कि इस बंदे का मामला क्लियर कर दो, आल्दो उसमें यह नहीं कहा गया कि उसको कत्ल कर दो, लेकिन अगर वो ये समझता है या अगर वो इस चीज़ की गवाही देगा कोर्ट में कि इन अल्फाज का ये फलां मखसूस मतलब है, तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट को साबित करेगा और उसकी इंटेंशन आ जाएगी एक बंदे की कि इसने इंटेंशन के साथ दूसरे को कत्ल किया था। और ई है जी दैट अ मैन हैड अ सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट, यानी आमतौर पे आप किसी की अच्छी शोहरत को या बुरी शोहरत को, ये टेंजेबल चीज़ नहीं है, उसको शोहरत को हाथ लगा के या पकड़ के या कोर्ट में पेश करके साबित नहीं किया जा सकता, उसकी बाबत हम गवाही पेश करेंगे सिर्फ। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट के जो है ना मिसालें हैं। तो जैसे हमें फैक्ट की समझ आ जाएगी, हम इसके बाद बात करेंगे कि फैक्ट को आगे ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फैक्ट इन इशू क्या है और रेलिवेंट फैक्ट क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि फैक्ट के हवाले से जितनी भी मैंने गुफ्तगू की वो फ़ायदेमंद होगी आपके लिए, और थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे फैक्ट इन इशू क्या है और रेलिवेंट फैक्ट क्या है। शुक्रिया।